हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। दिस इज आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर से आए हुए पास्ट 7 इयर्स में क्वेश्चन जो आपको नीट एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम के साथ, जो कि है फ्रॉम नीट 2016 फेज 1। और इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। तो यानी कि ज्यादातर फंजाई के केस में उनका सेल वॉल जो है वो किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अवर ऑप्शन आर ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज या ऑप्शन डी हेमीसेल्यूलोज। तो अभी आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन आए कि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको मेरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की PYQ वीडियो में करवाया है, राइट। उसको हमने वहां पर इसलिए डील किया था बिकॉज वहां हमने पढ़ी थी किंगडम फंजाई, राइट। और वहां हमने पढ़ा था कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किस मटेरियल की बनती है। और यहां पर हमने इसलिए इंक्लूड किया है इसको बिकॉज यहां पर हमारा जो आंसर होने वाला है वो एक तरीके का बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। तो याद करने की कोशिश कीजिए किस मटेरियल की बनती है सेल वॉल ऑफ फंजाई। दैट वाज काइटिन। याद है आप सभी को? सो काइटिन वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अगर मैं आपको यहां पर बहुत सारी चीजें रिकॉल करवा दूं काइटिन के बारे में, तो काइटिन बेसिकली क्या है? एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है जो कि एक होमोपॉलीमर है। ओके, सो होमोपॉलीमर मतलब क्या हुआ? ये बहुत सारे रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स के जॉइनिंग से बनती है। ओके, तो ये सपोज ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपस में से ज्वाइन हो जाते हैं, तो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, है ना। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर की जो लॉन्ग चेन होती है उसे हम कहते हैं पॉलीमर। और सिंस ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर ऑल सेम, तो इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड अ होमोपॉलीमर। तो होमो मीन्स सेम ना, और ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर है यानी कि इसको एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? द मोनोमर। तो एक सिंगल स्ट्रक्चर जो कि मोनोमर है वो रिपीटिंग यूनिट जो है वो कहलाता है N-acetyl ग्लूकोजामीन। तो इसका मतलब जो काइटिन है वो रिपीटिंग मोनोमर्स जिसका नाम है N-acetyl ग्लूकोजामीन उसके रेपिटेशन से बनता है। सो हियर इन दिस केस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए काइटिन। वाइल अगर हम बात करें पेप्टाइडोग्लाइकन की, तो दिस फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बात की जाए तो ये बनाते हैं प्लांट्स की सेल वॉल को, ठीक है। तो इवन आपको याद आ रहा होगा सेल्यूलोज भी एक होमोपॉलीमर है जो कि बनता है ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स जिन्हें हम कहते हैं ग्लूकोज। ओके, तो सेल्यूलोज इज ऑल्सो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। आई होप दैट्स क्लियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 को। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, यानी कि एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इनमें से किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो एक टिपिकल मॉलिक्यूल जो होता है फैट का वो क्या कहलाता है? तब तक आप रिकॉल कीजिए, बाय द टाइम मैं ऑप्शन भी रीड कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, या ऑप्शन डी 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आपके ऑप्शन से कि टिपिकल फैट मॉलिक्यूल के 2 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। और आप जानते हैं अगर कि एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल अगर है तो वी कॉल इट ट्राइग्लिसराइड। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है? तो कंपोनेंट आपको समझ में आ गए, दैट इज देयर आर 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा दैट इज फैटी एसिड्स, और दूसरा द ग्लिसरॉल, ठीक है। और ग्लिसरॉल क्या है? इट इज 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। आई होप आप सभी की केमिस्ट्री यहां पर आपको हेल्प करे, ठीक है। तो देखिए ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन की बात की जाए तो देखिए आपको पता है कि आपके टोटल कितने कार्बन्स प्रेजेंट होंगे अगर यहां पर ये प्रोपेन है। दैट मींस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 3 कार्बन्स। आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही कार्बन पे आपको देखने को मिलेंगे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ओके, तो यहां पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे 3 OH ग्रुप। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। तो आप रिमेनिंग वैलेंसीज को फुलफिल कर लीजिए, राइट। तो यहां पर ये बन गया आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप इस देखेंगे यार इस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल को, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर 3 रिएक्टिव OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि बेस की तरह एक्ट करेंगे, और ये फैटी एसिड से मिलकर बन रहे हैं। देखिए यहां पर सेकंड कंपोनेंट, तो फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बेसिकली लॉन्ग चेन होती है, आपको देखने को मिलेगी जिसमें अल्काइल ग्रुप की लॉन्ग चेन कनेक्टेड होती है विद एन एसिडिक ग्रुप जो कि है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर इसका टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा विथ डी कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां पर सपोज एक कार्बोक्सिल ग्रुप है अटैच टू दिस अल्काइल ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे, देखिए पहली चीज तो आप देखिए यहां पर जो आपका एसिडिक ग्रुप है, यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो इस बेसिक OH के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और रिमूव हो जाएगा एज वाटर। तो देखिए यहां पर हो जाती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बिकॉज यहां कार्बोक्सिल का H और यहां पर OH फ्रॉम दी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल गेट्स एलिमिनेटेड। ओके, तो ये वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाते हैं, और यहां बन जाता है एक एस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये जो एस्टर लिंकेज है दिस इज रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ 1 मोनोग्लिसराइड, बिकॉज यहां पर आप देखोगे एक फैटी एसिड का अटैचमेंट हुआ है विद दी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक और फैटी एसिड आ जाता है जिसके पास अनदर चेन देखने को मिल रही है ऑफ द अल्काइल ग्रुप, तो यहां देखेंगे अगेन इसके पास भी कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसका कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो OH के साथ बॉन्ड फॉर्म करके वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज अगेन डिहाइड्रेशन होगा। तो यानी कि आप देखोगे अब इस टाइम पे आपको ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 2 फैटी एसिड्स अटैच दिख रहे हैं, तो यानी कि वो फॉर्म कर रहे हैं डाइग्लिसराइड। ठीक है, बिकॉज यहां पर 2 फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन हो रहा है विद द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अगर हम देखते हैं एक और फैटी एसिड, ठीक है, तो इस फैटी एसिड में भी अगेन कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें कि एसिडिक हाइड्रोजन अगेन फॉर्म कर देगा अनदर वाटर मॉलिक्यूल बाय डिहाइड्रेशन ना, ऐसे रिमूव हो जाएगा एंड ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर लिंकेज। तो देखिए यहां पर आपको 3 फैटी एसिड अटैच दिखाई दे रहे हैं विद दी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, इसका मतलब हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ दी ट्राइग्लिसराइड। ओके, सो इधर पे बन गया है ट्राइग्लिसराइड जिसका कि स्ट्रक्चर फाइनली कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरीके से। तो दिस इज R1 COO और वहां पर आपको CH2 देखने को मिलेगा, सिमिलरली R2 COO CH और ये आपस में भी कनेक्टेड है, एंड देन वी हैव R3 COO एंड दे आर कनेक्टेड। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं एस्टर लिंकेज एंड दिस इज हाउ एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड है जो कि बना है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड से। दैट मींस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। देखिए यहां पर 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पे, दैट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको बेसिकली यहां पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं जिनमें से आपको फाइंड करनी है एक रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अवर ऑप्शन आर, ऑप्शन ए सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? याद कीजिए सुक्रोज बेसिकली एक डाइसैकेराइड ही है, याद है आप सभी को, क्योंकि ये 2 मोनोमर्स यानी कि 2 मोनोसैकेराइड्स के जॉइनिंग से थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके जो रिपीटिंग मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर गोइंग टू बी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में लिंक हो जाते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दे फॉर्म द डाइसैकेराइड कॉल्ड द सुक्रोज। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है करेक्ट, हेंस इस ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट। अगर हम देखते हैं अपने ऑप्शन बी को, तो देखिए ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। तो क्या सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है? परफेक्टली करेक्ट। याद है आप सभी को सेल्यूलोज जो है वो बेसिकली रिपीटेड मोनोसैकेराइड से मिलकर बन रहा है। ओके, सो ये जो मोनोसैकेराइड्स रिपीटेड हो रहे हैं इन केस ऑफ सेल्यूलोज दे आर गोइंग टू बी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाते जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स और दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ
पॉलीसैकेराइड, जिसे हम बुलाते हैं सेल्यूलोज, राइट। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं अपने थर्ड ऑप्शन को, दैट इज यूरोसिल इज अ पायरिमिडीन। क्या यूरोसिल एक पायरिमिडीन है? यस, परफेक्टली करेक्ट। और ये पायरिमिडीन आपको सिर्फ देखने को मिलता है इन केस ऑफ आरएनए। ओके, दैट मीन्स ये वाला आपको यूरोसिल नहीं देखने को मिलेगा इन केस ऑफ डीएनए। ये किसकी जगह पर प्रेजेंट होता है इन दी आरएनए? इन द प्लेस ऑफ थायमिन। ओके, तो आपको आरएनए के केस में साइटोसिन तो देखने को मिलेगा बट थायमिन देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर प्रेजेंट होगा यूरोसिल इन केस ऑफ दी आरएनए। वाइल अगर हम बात करें डीएनए की तो वहां पर आपको पायरिमिडीन्स में साइटोसिन एंड थायमिन दोनों देखने को मिलते हैं। ओके, तो आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स के एग्जांपल से एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडीन्स में आपको साइटोसिन एंड थायमिन देखने को मिलता था इन केस ऑफ द डीएनए। वाइल अगर हम बात करें आरएनए की तो आपको वहां पर साइटोसिन और यूरोसिल देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको भी आप कर दीजिए एलिमिनेट। ओके, देन अगर हम देखते हैं ऑप्शन डी को, तो ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। क्या ग्लाइसिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है? याद कीजिए, क्या आपने सभी ने अमीनो एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बोला था, आपको सभी को याद होगा ना कि एक बेसिक अमीनो एसिड को हमने अमीनो एसिड इसलिए कहा क्योंकि यहां पर अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। तो ये मान लेते हैं एक सेंट्रल कार्बन है, इस कार्बन पे आपको यहां पर अटैचमेंट देखने को मिलेगा ऑफ अ कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक NH2 ग्रुप, दैट इज अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन, और एक तरफ आपको देखने को मिलता है एक वेरिएबल ग्रुप जो कि एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब यहां पर ये जो वेरिएबल ग्रुप है, अगर ये हाइड्रोजन होता, ओके, तो ये कहलाता ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर में आपको यहां पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। क्या आपको यहां पर कहीं भी सल्फर देखने को मिला? नहीं ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ओके, और इसी ऑप्शन को हमको करना था फाइंड, बिकॉज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो ग्लाइसिन आपको देखने को मिला, दैट मींस ग्लाइसिन इज नॉट गोइंग टू कंटेन सल्फर। सल्फर कंटेनिंग आपके पास सिर्फ दो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके नाम मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर योर रेफरेंस। कौन कौन से हैं वो? दे आर मेथियोनिन एंड सिस्टीन। ओके, सो ये दो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास प्रेजेंट होती है सल्फर। ओके ओके, तो आई होप दैट्स क्लियर कि ऑप्शन डी कैसे करेक्ट हुआ। ओके, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 पे, जो कि है फ्रॉम नीट 2016 फेज सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज। तो बेसिकली हमको फाइंड करना है उस एंजाइम को जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बनता है। तो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राइबोजाइम, ऑप्शन बी लाइगेज, ऑप्शन सी डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, या ऑप्शन डी लाइसोजाइम। तो याद करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीनेशियस नहीं है। आई हैड टोल्ड यू ना, ये एक्सेप्शनल केस की all enzymes are proteins except one, that was ribozyme. Okay, so here the correct option would be option A, ribozyme. तो ribozyme basically क्या है? एक RNA मॉलिक्यूल है जिसका बहुत हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है दैट अपीयर्स लाइक अ प्रोटीन, और इसलिए वो एक्ट करता है एज एन एंजाइम। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इन दिस केस। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड इन स्टेबलाइजिंग द 3-dimensional folding of most proteins। तो इनमें से ऐसा कौन सा आपको जो स्ट्रक्चर है या इंटरेक्शन है वो बेसिकली किसी भी 3-dimensional प्रोटीन या 3D प्रोटीन की फोल्डिंग को सबसे कम अफेक्ट करेगा या उसमें सबसे कम रोल प्ले करेगा। सो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ऑप्शन बी एस्टर बॉन्ड्स, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एक प्रोटीन 3-dimensional फोल्डिंग शो कर रहा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्शियरी फोल्डिंग। तो टर्शियरी फोल्डिंग में क्या होता है, जो सेकेंडरी फोल्डिंग होने के बाद आपको प्रोटीन देखने को मिलता था ना हेलिकल फॉर्म में या बीटा प्लीटेड फॉर्म में, वो फर्दर अपने आप कॉइल हो जाता है तो अपीयर एज अ वुलन या वुली मास की तरह। सो ये बेसिकली जो फोल्डिंग होती है टर्शियरी फोल्डिंग, उसमें सेवरल फोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से वो फोर्सेस है? बेसिकली 4 फोर्सेस होते हैं, और अगर हम देखें उन सारे फोर्सेस को तो सबसे पहले मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर जो है एक प्रोटीन का बना देता हूं।
तो देखिए यहां पर अगर आप देखिए सारे फोर्सेस को जो एक्ट कर रहे हैं टर्शियरी फोल्डिंग में, तो सबसे पहला जो फोर्स एक्ट करेगा दैट वुड बी द हाइड्रोजन बॉन्ड। याद है आप सभी को? तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कैसे देखने को मिलेगा? तो सपोज मान लेते हैं ये एक पोलर ग्रुप है और यहां पर आपको देखिए यहां पर आपको अमाइड वाला जो फॉर्मेशन है वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहां पर इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में यू विल फाइंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर पार्टिसिपेट कर रहा है 3 डायमेंशनल फोल्डिंग या फिर टर्शियरी फोल्डिंग में, दैट मींस ये वाला जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी वुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा फोर्स है? नेक्स्ट फोर्स होगा आपको जो देखने को मिलेगा बिटवीन नॉन पोलर ग्रुप्स। ओके, तो आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो पोलरिटी डेवलप नहीं करते हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ओके, सो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द टर्शियरी फोल्डिंग। तो इसका मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन दैट इज ऑप्शन ए वुड आल्सो बी एलिमिनेटेड। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं एक और बॉन्डिंग जो आपको देखने को मिलेगी जो कि होगी बिटवीन द चार्ज ग्रुप्स। तो यहां पर सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से एंड हियर यू हैव सपोज द कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो आप देखेंगे इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दो ग्रुप्स में भी आपस में होगी अट्रैक्शन, और ये फॉर्मेशन जो है वो क्योंकि आयंस के फॉर्म में है, ओके, ये जो अट्रैक्शन है इसलिए इस लिंकेज को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन भी कहते हैं। ओके, सो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन भी कहेंगे या फिर इनको हम सॉल्ट ब्रिजेस भी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये वाला जो लिंकेज है ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन भी पार्टिसिपेट कर रहा है इन द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट। और जो फोर्थ आपको लिंकेज देखने को मिलता है वो होता है कुछ इस तरीके से, जहां पर आपको 2 सल्फर लिंक करते हुए नजर आते हैं द 2 एडजेसेंट ग्रुप्स। तो यहां पर आप देख रहे हो सिंस यहां पर 2 सल्फर की लिंकेज हो रही है वी कॉल इट डाइसल्फाइड लिंकेज। ओके, तो डाइसल्फाइड लिंकेज भी यहां पर प्रोटीन की जो टर्शियरी फोल्डिंग होती है उसमें रोल प्ले करती है। तो जो चौथा बॉन्ड आपको यहाँ एस्टर बॉन्ड देखने को मिल रहा है वो तो यहां देखने को मिला ही नहीं ना, तो इसका मतलब यही वो बॉन्ड है जिसका की लीस्ट रोल आपको देखने को मिलेगा इन दी folding, that is the 3-dimensional folding of the protein molecule. So over here the correct option would be option B. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 को, जो कि है ग्राफ पे बेस्ड। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमसे बोला जा रहा है which of the following describes the given graph correctly। तो यहां पर आपको जो ग्राफ दे रखा है, देखिए इस ग्राफ को आपको स्टडी करने के बाद फाइंड करना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो इस ग्राफ को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहां पर अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको वाई एक्सिस पे नजर आ रही है द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पे आपको नजर आ रहा है द रिएक्शन और द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलिए, और यहां पर आपको एक एनर्जी लेवल बताया जा रहा है जो कि बेसिकली सबस्ट्रेट की इनिशियल एनर्जी है, दैट मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज एनर्जी स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट की एवरेज एनर्जी इस हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, ओके, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये 2 कंडीशंस में आपको दिखाया जा रहा है, कंडीशन ए और कंडीशन बी। तो कंडीशन ए और बी दोनों में ही एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ने वाली है तो आप देखोगे जो सबस्ट्रेट की एवरेज एनर्जी थी, दिस इज द एवरेज एनर्जी, वो इनिशियली हाई हो जाएगी, दैट मीन दैट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड रीच अ मैक्सिमम वैल्यू, और इस मैक्सिमम वैल्यू पे बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होता है, और फर्दर बाद में ये जो एनर्जी है देखिए वो डिक्रीज हो जा रही है टू फाइनली फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, सो दोनों ही केस में आप देखोगे कि एनर्जी अपने पीक पॉइंट पे पहुंच रही है। ओके, सो यहां पर आप ए वाले के फेज में देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज
क्वाइट लोअर। और अगर आप देखोगे इस बी वाले केस में तो ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है दैट मींस हाईएस्ट एनर्जी का और ये जो एवरेज एनर्जी था उसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक्टिवेशन देखिए बेसिकली ये जो एनर्जीज होती है ना ये रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो इनको हम बुलाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको मेरे एंजाइम्स वाले पोर्शन में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर आप एक चीज नोट करें तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो आपकी जो एनर्जी थी सबस्ट्रेट की वो ये थी। ओके, दैट मीन दिस वाज द एनर्जी लेवल इनिशियली, एंड रिएक्शन खत्म होने के बाद दैट मींस व्हेन द रिएक्शन इज ओवर आप देख रहे हो कि यहां पर जो प्रोडक्ट की एनर्जी है दैट इज क्वाइट लोअर। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन एनर्जी क्या हुई है, कम हो गई है। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां गई होगी, लिबरेट हुई होगी ना, या रिलीज हो गई होगी। तो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होती है तो ऐसी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। तो दैट मींस पहला जो इन्फ्लुएंस हमने बनाया इस पर्टिकुलर ग्राफ को ऑब्जर्व करके दैट इज ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। देन अगर हम बात करते हैं कि ये दो कंडीशंस कब देखने को मिलेंगी, तो मैंने आपको जब पढ़ाया था मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में दैट एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो इतनी हाई एनर्जी चाहिए होती टू गेट दैट एंजाइम एक्टिवेटेड, वाइल अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो देखिए ये एनर्जी यहां से शिफ्ट होकर नीचे आ गई है। ओके, दैट मींस आपको देखने को मिलेगा कि इतनी ही हाई एनर्जी आने पर आपका एंजाइम फुल्ली एक्टिवेट हो गया है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन जिसमें लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट कंडीशन जहां पर एंजाइम प्रेजेंट होगा। और ये जो बी वाला आपको स्टेज देखने को मिल रहा है उस वाले ग्राफ पे या फिर उस वाले कर्व पे आपको हाई एक्टिवेशन एनर्जी नजर आ रही है, दैट मींस वहां पर एंजाइम की प्रेजेंस नहीं होगी। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो पहली चीज हमको पता चल गया ना दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रही है, तो हम वही ऑप्शन देखेंगे जहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेंशन्ड है। तो जहां पर एंडोथर्मिक लिखा हुआ है वी विल eliminated at the very instance। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन यानी कि बी एंड डी आर एलिमिनेटेड। तो हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो क्या एक्सोथर्मिक एनर्जी तो है ना, रिएक्शन है, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है ए वाला जो कंडीशन है इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, ओके, एंड बी वाला बोला जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम जिसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, एंड यही स्टेटमेंट है परफेक्टली करेक्ट। दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इन दिस केस। वेल अगर ऑप्शन सी की बात की जाए तो यहां पर उल्टा कर दिया गया है, दैट इज यहां पर बोला जा रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी ए जो है वो एब्सेंस ऑफ एंजाइम के केस में है। दैट मींस यहां पर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है और तब भी इतनी लो एक्टिवेशन एनर्जी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, सो दिस ऑप्शन वुड बी एलिमिनेटेड, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज फाइनली ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2017, एंड दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। तो यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो कि पॉलीमर नहीं है, ओके, दैट मींस वो रिपीटेड स्ट्रक्चर से मिलकर बना नहीं है। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी पॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन सी लिपिड्स या ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड्स। तो याद करने की कोशिश कीजिए भाई, प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्रोटीन्स आर डेफिनेटली पॉलीमेरिक ना, बिकॉज वो रिपीटेड स्ट्रक्चर से बनते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स आर ऑब्वियसली पॉलीमेरिक, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स आप सभी जानते हैं इनका भी मोनोमर होते हैं मोनोसैकेराइड्स, राइट। इसका मतलब ये भी क्या है, दे आर पॉलीमेरिक, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट। नाउ वी आर लेफ्ट विद लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो आपको याद होगा न्यूक्लिक एसिड्स का केस, तो मैंने आपको बोला था न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर्स होते हैं जो कि रिपीटेड स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो गया eliminate. That means our correct option would be option C, lipids, because lipids represent करते हैं ट्राइग्लिसराइड फैट्स को, ओके। दैट मींस वहां पर आपको कोई रिपीटेड या यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा जो कि बार बार रिपीट करके इनके फॉर्मेशन करेगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट
विथ रेफरेंस टू एंजाइम्स। तो एंजाइम से रिलेटेड इनमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट है। सो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ऑप्शन बी इज को एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस द होलो एंजाइम, ऑप्शन सी होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर, या ऑप्शन डी एपो एंजाइम इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस दी कोएंजाइम। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एंजाइम्स के केस में क्रिएट किया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंटायरली प्रोटीनेशियस नहीं होते हैं, उनमें कुछ नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट भी होता है। तो देखिए जो प्रोटीन पार्ट होता है किसी भी एंजाइम का उसे हम बुलाते हैं एपो एंजाइम, ओके। और ये जो एपो एंजाइम है दिस इज द प्रोटीन पार्ट, तो दिस इज प्रोटीनेशियस। बट ये जो प्रोटीनेशियस एपो एंजाइम है ये फुल्ली फंक्शनल नहीं होता है। इसको फंक्शनल करने के लिए यहां पर कुछ नॉन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ऐड हो जाते हैं जिन्हें हम बुलाते थे कोफैक्टर्स, ओके। सो आपको कोफैक्टर्स ऐड होते हुए नजर आते हैं विद द एपो एंजाइम, ओके। तो कोफैक्टर्स क्या हुए, दे आर नॉन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं सो दे फॉर्म द फुल्ली फंक्शनल एंजाइम जिसे हम बुलाते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। तो होलो एंजाइम यानी कि दिस इज एन एक्टिव एंजाइम। तो जो होलो एंजाइम है वो एक्टिव एंजाइम तब बनता है जब जो एपो एंजाइम दैट इज प्रोटीनेशियस पार्ट जो कि इनएक्टिव था उससे अटैच हो जाते हैं कोफैक्टर्स विच आर द नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स। अब ये जो कोफैक्टर्स है ना ये फर्दर 3 टाइप्स के मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से हैं वो 3? देखिए उनमें से एक होता है द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? ये कुछ ऑर्गेनिक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस एपो एंजाइम से क्लोजली यानी कि बहुत टाइटली बाउंड हो जाते हैं। अगर ये बहुत टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी एक वन टाइप ऑफ कोफैक्टर्स। अगर ये लूजली बाउंड होते हैं तो वी कॉल देम को एंजाइम्स, और ये जो होते हैं वो बहुत ही ट्रांजिएंट फेज के लिए या स्टेज के लिए थोड़ी देर के लिए ही बाइंड करते हैं विद दी एपो एंजाइम। एंड लास्टली वी हैव सम मेटल आयन जो कि अगेन बाइंड करते हैं विद दी एपो एंजाइम्स टू मेक देम एक्टिव। तो ये 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिल सकती है इन प्लेस ऑफ कोफैक्टर्स। तो यहां पर कौन से कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल रहा है? तो देखिए यहां पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो यहीं एलिमिनेट हो गए। हमें होलो एंजाइम को चेक करना है कि वो किससे मिलकर बना है। तो मैंने बोला होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम से मिलकर बन सकता है, या फिर होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो देखिए यहां पर जो प्रोटीनेशियस पार्ट है वो मिसिंग है, दैट इज एपो एंजाइम। देखिए यहां पर होलो एंजाइम में आपको प्रोटीनेशियस पार्ट देखने को मिल रहा है, और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है जो कि कोफैक्टर होता है उसका ही टाइप यहां पर दे रखा है को एंजाइम, जिसमें कि आपको वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो लूजली बाउंड नजर आएगा विद द प्रोटीनेशियस एपो एंजाइम। तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इन दिस केस। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 पे जो कि है फ्रॉम नीट 2017 रीजनल। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट प्रोटीन। तो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट, और आंसर भी यहां पर सेम आने वाला है। तो आप रिकॉल कीजिए बाय द टाइम आई एम रीडिंग द ऑप्शंस। ऑप्शन ए राइबोजाइम, ऑप्शन बी पॉलीमरेज, ऑप्शन सी लाइगेज, या ऑप्शन डी लाइसोजाइम। तो कौन सा है वो एंजाइम जो कि प्रोटीनेशियस नहीं है? आपको याद है ना, दैट इज राइबोजाइम। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी राइबोजाइम। मैंने आपको बताया है सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज राइबोजाइम जो कि एक आरएनए है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 पर, दैट सेज अ फैट मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं ध्यान से और ऑप्शंस भी देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल बनता था फ्रॉम 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल and 3 fatty acid molecules. They together form the fats. ओके, सो यहां पर आपको उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जहां पर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल लिखे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। देखिए यहां पर 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 को। एंड दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजाइम्स
इनहिबिशन इज करेक्ट, यानी कि एंजाइम की इनहिबिशन से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। सो आई होप आप सभी को याद होगा एंजाइम इनहिबिशन क्या होता था, यानी कि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसका शट ऑफ हो जाना, यानी कि उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसका बंद हो जाना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, उसे हम कहते हैं इनहिबिशन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी चीजें हम याद रखते हैं। मैंने आपको इसी में से रिलेटेड एक कॉमन टॉपिक पढ़ाया था, दैट वाज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो एक बार मैं उसको भी रिवाइज करा देता हूं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता था। अगर मान लीजिए कोई केमिकल उस एंजाइम के ओरिजिनल सबस्ट्रेट्स के साथ बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है और वो जाके कंपीट करता है या फाइट करता है विद द ओरिजिनल सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, उस केस में आप देखोगे कि वो जो क्लोजली रिजेंबल करने वाला सबस्ट्रेट था ना, वो कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और वो जाके बाइंड कर जाए विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, जिसकी वजह से ओरिजिनल सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा है टू दैट साइट। तो व्हाट विल हैपन, एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी दैट विल शट ऑफ। ठीक है, ऐसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल, दैट वाज आपको एक एंजाइम का नाम दिया गया था, दैट वाज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट वुड बी सक्सिनिक एसिड, दैट इज सक्सिनेट ओनली। बट जो मैलोनेट होता है, एक और टाइप का जो आपको कंपाउंड देखने को मिलता है, वो क्लोजली रिजेंबल करता है टू द सक्सिनेट और वो जाके बाइंड कर जाता है विद that enzyme's active site. तो what will happen, अब वो जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, that is called competitive inhibition. तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हम जल्दी से। तो ऑप्शन ए में हमसे बोला जा रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफन बाइंड टू द एंजाइम्स इरिवर्सिबली। तो ऐसे केमिकल्स जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव है, दैट मींस दे आर नॉट गोइंग टू compete with the original substrate to bind to the active site, क्या वो एंजाइम के साथ irreversibly बाइंड कर जाते हैं? नो, ये कंडीशन देखने को मिलती थी इन केस ऑफ दी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जैसे मैंने आपको बोला था जो कि मैलोनेट था, तो मैलोनेट जाके डिहाइड्रोजनेज नाम के एंजाइम, जिसको नाम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, उसके साथ इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है, मींस वो रिमूव ही नहीं होता है। तो अगर वो रिमूव ही नहीं होगा उसके साथ, उस एंजाइम के साथ, तो एंजाइम की एक्टिव साइट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दी ओरिजिनल सबस्ट्रेट दैट इज सक्सिनेट टू बाइंड। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलनी चाहिए इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, बट यहां लिखा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दैट मींस ये स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो यहां बोला जा रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन अ सबस्ट्रेट कंपीट्स विद एन एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन इनहिबिटर। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तब देखने को मिलता है जबकि सबस्ट्रेट कंपीट करेगा एंजाइम के साथ टू बाइंड टू द इनहिबिटर। नो ना, बल्कि यहां तो ऑपोजिट लिख दिया गया है। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखने को मिलता है, इट इज अ फाइट जो देखने को मिलती है बिटवीन द ओरिजिनल सबस्ट्रेट एंड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो कि रिजेंबल करता है उस ओरिजिनल सबस्ट्रेट की तरह, ताकि उनमें से कौन जाके बाइंड करेगा टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो यहां पर बाइंडिंग इनहिबिटर से नहीं होने वाली है, बाइंडिंग होने वाली है विद द एंजाइम। ओके, और सबस्ट्रेट कंपीट एंजाइम के साथ नहीं करेगा, यहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करने वाला है, कंपीट करने वाला है विद द इनहिबिटर। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। सो देखते हैं अपनी थर्ड ऑप्शन को, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर्स कंपीट। यस, ये है वो करेक्ट स्टेटमेंट। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तब देखने को मिलेगी जब सबस्ट्रेट, जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट था, और जो इनहिबिटर जो कि उसकी तरह दिखता था, वो आपस में कंपीट करेंगे टू बाइंड टू द एंजाइम। तो यही वो स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इन दिस केस। वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो यहां बोला जा रहा है non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding large amount of substrate। तो क्या ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात हो रही है, दैट मींस जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द केमिकल। तो वहां बोला जा रहा है कि ऐसे वाले केस में ज्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल डालने से जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बंद हो जाएगा या फिर ओवरकम हो जाएगा। तो ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, दैट मींस ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इन दिस केस। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 को, दैट सेज द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर्स आर। तो शुगर्स के या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के जो आपको दो फंक्शनल ग्रुप्स जो कि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो अगर ऑप्शन आर, ऑप्शन ए कार्बोनाइल एंड फॉस्फेट, ऑप्शन बी कार्बोनाइल एंड मिथाइल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल, या ऑप्शन डी कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल। तो शुगर्स की बेसिक अगर आप डेफिनेशन ही देखेंगे या कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो ये क्या होती थी? दे आर
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। दैट मीन्स यहां पर आपको मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ एल्डिहाइड्स या कीटोन, जिन्हें हम कॉमनली बुलाते हैं दी कार्बोनाइल ग्रुप्स। ओके तो यानी कि आपको कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा इन केस ऑफ अ टिपिकल शुगर। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। और कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो मैं यहां पर आपको दो शुगर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। दैट इज वन इज एल्डोस शुगर, जहां पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद दिस पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड साथ ही साथ एक कीटोस शुगर दैट इज फ्रक्टोज, उसको भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इनका अरेंजमेंट। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जैसा कि आप जानते हैं देयर आर गोइंग टू बी 6 कार्बन, तो आपको यहां पर टर्मिनल एंड पे नजर आएगा दी एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO ग्रुप, और यहां पर सपोज वो रिमेनिंग 4 कार्बन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, और जो लास्ट 6th कार्बन है वहां पर आपको ये CH2OH देखने को मिला। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड OH एंड OH, और रिमेनिंग आपको हाइड्रोजन की वैलेंसीज को करना है फुलफिल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ अ ग्लूकोज। और साथ ही साथ अगर मैं इसी का ही एक आइसोमर ड्रॉ कर दूं दैट इज फ्रक्टोज, तो वो देखिए वो एक कीटोज शुगर है, बिकॉज वहां पर यहां आपको देखने को मिला कौन सा ग्रुप, द एल्डिहाइड ग्रुप। सो दिस वाज एल्डिहाइड, एंड कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द फ्रक्टोज। तो ये है कीटोन ग्रुप। ठीक है, सो और यहां पर आप रिमेनिंग बचे हैं 4 कार्बन एटम्स, जिसमें कि 4th को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ OH एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन्स। तो अगर आप देख रहे हो यहां पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज में आपको देखने को मिल रहा है द कीटोन ग्रुप। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुगेदर मैंने बताया कार्बोनाइल रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट मींस यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, साथ ही साथ देखिए कितने सारे आपको OH ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 पे, जो कि है फ्रॉम नीट 2019, और इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA आर। तो ऐसी प्यूरिन्स जो कि DNA RNA दोनों में ही देखने को मिलती हैं, वी हैव टू फाइंड। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए एडेनिन एंड ग्वानिन, ऑप्शन बी ग्वानिन एंड साइटोसिन, ऑप्शन सी साइटोसिन एंड थाइमीन, या ऑप्शन डी एडेनिन एंड थाइमीन। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि प्यूरिन्स जो है वो DNA RNA दोनों में ही सेम होती हैं, डिफरेंस आता है पायरिमिडीन्स में। ठीक है, बट यहाँ प्यूरिन्स ही पूछा गया है, तो आपको पता है कौन कौन सी 2 प्यूरिन्स आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, और दोनों ही प्रेजेंट होती हैं DNA और RNA में। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 को, दैट सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, जिनको आपको पहले तो पढ़ना है, देन उसके बाद उनके बेस पे करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट, दैट इज coenzyme or metal ions that is tightly bound enzyme protein is called prosthetic group। तो क्या ऐसे coenzyme या metal ions जो कि tightly bound होते हैं with the protein, उनको हम prosthetic group बुलाते हैं? तो याद कीजिए यहां पर मैंने आपको बोला था, कॉन्सेप्ट दिया था conjugate enzymes का, जहां पर प्रोटीन का जो एक्चुअली प्रोटीनेशियस पार्ट होता है एंजाइम को, जो कि एपोजाइम कहलाता है, उस एपो एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को फैक्टर अटैच होते थे। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो अटैचमेंट है वो किस तरीके की है, तो मान लीजिए अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है तो हम चेक करते थे कि वो टाइटली बाउंड है या लूजली बाउंड है। अगर टाइटली बाउंड होता था तो वी यूज्ड टू कॉल इट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एंड अगर लूजली बाउंड होते थे तो वी वर कॉलिंग देम कोएंजाइम। एंड हो सकता था वो ऑर्गेनिक ना हो के इनऑर्गेनिक मिनरल आयन के फॉर्म में हो, दैट वाज मेटल आयंस के फॉर्म में हो, तो दे वर सेपरेट, राइट। तो यहां बोला जा रहा है क्या कोएंजाइम और मेटल आयंस जो हैं जो टाइटली बाउंड हो जाएंगे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएंगे? सो नो, दैट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, देन अगर हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, दैट सेज अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो कि कंप्लीटली कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो क्या ऐसा एंजाइम जो कंप्लीटली कैटालिटिक हो गया है और वो बाउंड है टाइटली विद द प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या वो एपो एंजाइम कहलाएगा? नो, एक कंप्लीटली एक्टिव कैटालिटिक एंजाइम कहलाता था होलो एंजाइम, जो कि प्रोटीनेशियस पार्ट है एपो एंजाइम, और एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट दैट इज
कोफैक्टर जिसके 3 सब टाइप्स हमने पढ़ रखे हैं उनकी ज्वाइनिंग से बनता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड एपो एंजाइम आया है ना, दैट इज रॉन्ग, इसकी जगह होना चाहिए था होलो एंजाइम। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमें उस ऑप्शन को फाइंड करना है जहां पर दोनों ही स्टेटमेंट को फॉल्स बताया जा रहा है। सो यहाँ पर आपको सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है, दैट इज ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स इन दिस केस। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर इट्स एक्टिविटी। सो हमारे पास ये जो पहली चीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये होते क्या हैं, पहले तो इनको याद रखिए। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। व्हाट आर दे? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। और ये ग्लूकोज का अपटेक करते हैं विद इन अ सेल, और हमें फाइंड करना है उस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को जो कि डिपेंडेंट होगा ऑन द इंसुलिन फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्लूट सेकंड। तो यहां पर जो ग्लूट लिखा हुआ है ना, दिस इज एन अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो यहां पर GLU स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज एंड T फॉर ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकंड, ऑप्शन बी में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर थर्ड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर्थ या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। तो ग्लूट सेकंड से लेकर या आपको फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक देखना है। तो मैं यहाँ पर इन सारे के सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखिए बच्चों, जो ग्लूट फर्स्ट से लेकर ग्लूट थर्ड तक के आपको देखने को मिलेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, दे आर गोइंग टू बी इंसुलिन इंडिपेंडेंट, यानी कि इनमें ग्लूकोज का जो अपटेक होगा वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, राइट। और ग्लूट फर्स्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन याद रखिए कि ये एक यूनिपोर्टर है, यानी कि ये अपने थ्रू ग्लूकोज को केवल एक ही डायरेक्शन में पास करने देगा, ठीक है। तो 1 और यूनी वर्ड भी 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि ग्लूट फर्स्ट और जो यूनिपोर्टर कंडीशन है वो आपस में रिलेटेड है, एंड ये सप्लाई करते हैं ग्लूकोज को इन द सेल्स ऑफ मसल्स। तो यानी कि मसल सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। वाइल बात करें अगर ग्लूट सेकंड की, तो ये बाय डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है ऑफ द ग्लूकोज। दैट मींस ये 2 डायरेक्शन में मूव करेगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। सो आप सेकंड को बाय से रिलेट कर सकते हैं बिकॉज बाय मींस आल्सो 2। तो ये कंडीशन आपस में रिलेटेड है और ये सप्लाई करता है ग्लूकोज को बिटवीन ब्लड एंड लीवर सेल्स, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लूट थर्ड, तो ये जो ग्लूट थर्ड है ये आपको सप्लाई करता हुआ नजर आएगा टू द न्यूरॉन्स ऑफ योर बॉडी। तो न्यूरॉन्स में आपको ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाने वाला जो आपका ट्रांसपोर्टर है दैट इज गोइंग टू बी ग्लूट थर्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लूट फोर्थ, तो ये जो ग्लूट फोर्थ है ये आपको देखने को मिलेगा इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि ये इंसुलिन पे इसकी एक्टिविटी डिपेंड कर रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी इंसुलिन डिपेंडेंट, और ये आपको एक्ट करता हुआ नजर आएगा इन द सेल्स ऑफ योर स्केलेटल मसल्स एंड आपको नजर आएगा इन दी एडिपोज टिश्यू, तो जो कि बनता है फ्रॉम द फैट सेल्स। तो इसका मतलब अगर हम स्केलेटल मसल फाइबर्स या जो स्केलेटल मसल के सेल्स होते हैं और जो फैट सेल्स हैं उनकी बात करें, तो वहां पर जो ग्लूकोज का अपटेक होगा विद इन दोज सेल्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द इंसुलिन। ओके, तो इसका मतलब ऐसा कौन सा आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर था जो कि डिपेंडेंट था इंसुलिन पे, दैट इज गोइंग टू बी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर्थ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 को, दैट सेज कॉनकैनावलिन ए इज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉनकैनावलिन ए क्या है। और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एन एसेंशियल ऑयल, ऑप्शन बी अ लेक्टिन, ऑप्शन सी अ पेक्टिन या ऑप्शन डी एन एल्कलॉइड। तो आपको ये सारे ऑप्शन देख के समझ में आ गया है कि ये एक तरीके का क्या हुआ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बिकॉज ये सारे के सारे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टाइप्स हैं। तो याद कीजिए आपको एनसीईआरटी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की साइड में एक छोटी सी टेबल दे रखी है, उस टेबल से ही ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है।
तो हाउ इंपॉर्टेंट दैट टेबल मस्ट बी, है ना। इसीलिए हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, सो कॉनकैनावलिन ए इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? इफ यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद इट तो आपको पता है द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, अ लेक्टिन। तो कैसे या क्या होते हैं पहले तो लेक्टिन वो देख लेते हैं। तो लेक्टिन जो है ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। सो यानी कि ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड होते हैं। ओके, और अगर बात की जाए कॉनकैनावलिन ए की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, सो कॉनकैनावलिन ए जो है इसका नाम, पहली चीज तो कॉनकैनावलिन क्यों पड़ा? बिकॉज ये आपको मिलता है फ्रॉम अ बीन कॉल्ड कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जैक बीन। ओके, सो कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस से आपको दैट इज जैक बीन से मिलता है दिस कॉनकैनावलिन ए। ओके, और इसके क्या रोल हैं आप वो देख लीजिए। नंबर 1, ये एक्ट करता है एज अ माइटोजेन, दैट मीन्स ये स्टिमुलेट करता है माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन को, तो यानी कि सेल को इंड्यूस करेगा टू स्टार्ट डिवाइडिंग। और दूसरा फंक्शन है इट वर्क्स एज हीम एग्लूटिनिन, दैट मीन्स ये आपके रेड ब्लड सेल्स को क्लंपिंग करवाएगा, दैट मीन्स दिस कॉजेस क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। ठीक है, सो ये इसके रोल्स हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, अ लेक्टिन। आई होप दैट्स क्लियर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 17 को, दैट सेज आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यानी कि दिए हुए इन अमीनो एसिड्स में से आपको फाइंड करना है कि कौन सा अमीनो एसिड जो है वो बेसिक है। ओके, तो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन सी लाइसिन या ऑप्शन डी वैलिन। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि उनपे कितने नंबर ऑफ रिलेटिव आपको अमाइनो या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो उसके बेस पे हम अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वन इज कॉल्ड न्यूट्रल, द अदर इज कॉल्ड एसिडिक एंड द थर्ड कैटेगरी इज ऑफ बेसिक। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं अमाइनो एसिड्स की। तो आपको पता है ना, एक अमाइनो एसिड के पास आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक सेंट्रल कार्बन एटम पे आपको एक तरफ नजर आएगा एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि उसको प्रोवाइड करता है एसिडिक नेचर। ओके, एक तरफ आपको नजर आएगा दी अमाइन ग्रुप जो उसकी प्रोवाइड करेगा बेसिक नेचर, और फिर एक आपका वेरिएबल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि इस वेरिएबल ग्रुप पे क्या एक और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है या और नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ज्यादा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे जो कि प्रोवाइड करते हैं बेसिक नेचर, तो फिर जो ओवरऑल अमीनो एसिड होगा दैट विल बी बेसिक। ठीक है, और मान लेते हैं अगर किसी अमीनो एसिड में इस कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब वो अमीनो एसिड एसिडिक बिहेव करेगा। सो न्यूट्रल के केस में क्या होगा, दोनों ही यानी कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे, तो नेट चार्ज वुड बी 0, इसलिए दे आर गोइंग टू बी न्यूट्रल और द न्यूट्रल। और एसिडिक और बेसिक की बात की जाए तो यहां पर एसिडिक के केस में यू विल फाइंड मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बेसिक केस में यू विल फाइंड मोर नंबर ऑफ दी अमाइनो ग्रुप। आई होप दैट इज क्लियर। तो अगर मैं बात करूं एसिडिक एंड बेसिक के एग्जांपल्स की, तो यू मस्ट रिमेंबर ओनली 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, क्योंकि यहां पर 2 ही ऐसे हैं जो एसिडिक हैं, 2 ही बेसिक हैं। तो एसिडिक में आपको देखने को मिलते हैं ग्लूटामिक एसिड and the other is called aspartic acid. तो इनके नाम में ही आपको एसिड वर्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी एसिडिक अमीनो एसिड्स। एंड बेसिक की बात की जाए तो वन इज लाइसिन एंड द अदर इज आर्जिनिन। ओके, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन आर बेसिक एंड रिमेनिंग जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे दे आर गोइंग टू बी ऑल न्यूट्रल। सो हमारे बेसिक अमीनो एसिड जो कि लाइसिन और आर्जिनिन है, इनमें से कौन सा यहां पर दे रखा है,
that is obviously lysine, so the correct option would be option C in this case. I hope that is clear. तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 को, that says which one of the following is the most abundant protein in the animals. तो एनिमल्स के केस में सबसे ज्यादा abundant अमाउंट में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ओके, सो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी लेक्टिन या ऑप्शन डी इंसुलिन. सो द करेक्ट ऑप्शन आप सभी जानते हैं, दैट इज कोलेजन. सो कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो कि आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगा. ओके, एंड ये एक तरीके का फाइब्रस प्रोटीन है. सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 19 जो कि है फ्रॉम नीट 2020. सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यानी कि दी हुई स्टेटमेंट में से आपको फाइंड करना है करेक्ट स्टेटमेंट को. तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 2 hydrogen bonds, option B adenine pairs with thymine through 1 hydrogen bond, option C adenine pairs with thymine through 3 hydrogen bonds या option D adenine does not pair with थाइमिन. तो आप जानते हैं एडेनिन क्या है, एक तरीके का प्यूरिन है, और थाइमिन क्या है, पिरामिडिन है. और एडेनिन और थाइमिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, तो इसका मतलब वो आपस में पेयर तो करेंगे ही. ठीक है, अब कितने बॉन्ड्स के थ्रू, यानी कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ये पेयर करते हैं, तो आप सभी को पता है एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पेयर करता है ना. और साइटोसिन और यानी ग्वानिन जो है, अगर मैं बात करूं तो ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो यहां पर एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 20 को, दैट सेज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर. तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस में कुछ पेयर ऑफ सब्सटेंसेस दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है कि कौन से ऑप्शन में दिए हुए जो पेयर्स हैं उनमें फर्स्ट केस में आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा और सेकंड वाले केस में आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा. तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आपको पता है देखने को मिलता है इन केस ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. सो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आप सभी जानते हैं इट इज सीन इन द प्रोटीन्स. तो आपको बेसिकली फाइंड करना है कि इन दिए ऑप्शंस में से पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वाला प्रोटीन किस में दे रखा है. सो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए काइटिन एंड कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज एंड लेसिथिन एंड ऑप्शन डी इन्यूलिन एंड इंसुलिन. सो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? तो याद कीजिए, अगर मैं आपको एक एक करके रिकॉल करवाऊं तो काइटिन मैंने बताया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड है दैट मींस कार्बोहाइड्रेट है, और उसमें आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा. बट अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड, तो वहां आपको एस्टर लिंकेज देखने को मिलेगी, नॉट पेप्टाइड लिंकेज. इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ग्लिसरॉल आपका क्या है, इट इज बेसिकली मोनोमेरिक कंपोनेंट जो कि आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ द फैट्स. तो वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट. वही अगर हम बात करें सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज की रेपिटेशन से बनता है, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. बट अगर हम बात करें लेसिथिन की, तो लेसिथिन बेसिकली क्या है, ये एक फॉस्फोलिपिड है, और लिपिड है इसका मतलब वहां पर एस्टर लिंकेज होगा ना कि पेप्टाइड. तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट. फाइनली वी आर लेफ्ट विद अवर करेक्ट ऑप्शन, that is option D, that is inulin and insulin. तो inulin क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड है जो कि बनती है बाय दी रेपिटेशन ऑफ फ्रक्टोज. तो ये पॉलीमर है ऑफ फ्रक्टोज. फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो ऑब्वियसली ज्वाइन होंगे थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन. तो अगर वो प्रोटीन है तो वहां पर पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलेगी. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 21 दैट सेज मैच द कॉलम्स. तो बेसिकली यहां पर आपको 2 कॉलम्स दे रखे हैं और इनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है, देन फाइंड करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो. तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे आइटम्स को फ्रॉम द कॉलम 1 और देखते हैं किस आइटम से मैच करेगा इन कॉलम 2. तो कॉलम फर्स्ट का पहला आइटम है इनहिबिटर ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी. तो यानी कि एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाला सब्सटेंस आपको फाइंड करना है फ्रॉम कॉलम 2. तो कॉलम 2 में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है या शट ऑफ कर सकता है? सो दैट इज मेलोनेट इन दिस केस. दैट मींस आपका जो ऑप्शन ए है यहां पर मैच कर रहा है विद द 2. तो याद है सबको, मेलोनेट जो है या जिसे हम मेलोनिक एसिड बुलाते हैं, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर.
तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या मतलब है? देखिए, मान लेते हैं सपोज ये एक एंजाइम है, ओके तो ये एंजाइम जो है इट हैज टू बाइंड, और इसका नाम है सपोज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, तो मतलब इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? सक्सिनेट ओनली, दैट मींस सक्सिनिक एसिड। ओके, तो अगर इसको बाइंड करना है अपने ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ जो कि है यहां पर सक्सिनेट, ठीक है, बट मान लेते हैं कि इसी की जैसा दिखने वाला एक सब्सटेंस जिसका नाम है मेलोनेट या मेलोनिक एसिड, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर नजर आता है विद दिस सक्सिनेट, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, ये मेलोनेट जाके इस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा और इसकी एक्टिविटी को शट ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन दिस केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो कि मेलोनेट करता है, ठीक है। ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिवली compete करेगा basically with this succinate that is the original substrate to bind to this enzyme site. Okay, so here A is matching with the second. तो देखते हैं किस ऑप्शन में A सेकंड से मैच हो रहा है। तो A सेकंड से मैच हो रहा है ऑप्शन A में एंड ऑप्शन D में, तो इसका मतलब ऑप्शन B और ऑप्शन C एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ओके, देन वी हैव ऑप्शन B ओवर हियर। तो B में बोला जा रहा है पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, दैट मींस वो प्रोटीनेशियस है। तो यहां पर दिए हुए एग्जांपल्स में आपको कोलेजन इज अ फाइबर ना, तो ये बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं, तो ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, हेंस यहां पर ये मैच करेगा विद द फोर्थ। सो बी वाला जो मैच कर रहा है दैट इज गोइंग टू मैच विद फोर्थ। तो रिमेनिंग ए और डी में देखिए बी फोर्थ से सिर्फ ए में मैच कर रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो यहां पर देखिए बी थर्ड से मैच कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन ए है, बट हम बाकी की मैचिंग्स को भी कंप्लीटली मैच करने के बाद वेरीफाई कर लेते हैं अपने आंसर को। तो देखिए बोला जा रहा है सी में दैट सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई। तो फंजाई के केस में सेल वॉल मटेरियल क्या है, अब तक तो आप सभी को ऐसे ही याद हो चुका होगा, दैट इज काइटिन। सो इट मींस द थर्ड इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड इटसेल्फ, दैट मींस सी मैच कर रहा है विद थर्ड, जो कि यहाँ करेक्ट है। एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद डी दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि मैच करेगा विद रिसिन, जो कि है एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो डी इज गोइंग टू मैच विद फर्स्ट, तो यहां पर ये भी करेक्टली मैच्ड है। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 22 जो कि है फ्रॉम नीट 2021। इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर मैच करनी है लिस्ट 1 के आइटम को लिस्ट 2 के आइटम से, एंड देन आपको अपना करेक्ट आंसर फाइंड करना है फ्रॉम दी ऑप्शंस, ठीक है। तो देखते हैं लिस्ट 1 में पहला आइटम हमारा क्या है, दैट इज प्रोटीन्स। और यहां पर प्रोटीन देखिए कॉलम लिस्ट 2 में किससे मैच करेगा, तो प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं द पेप्टाइड बॉन्ड्स, राइट। तो यहां पर जो फर्स्ट है दैट इज गोइंग टू, या ए इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ। तो ए फोर्थ से देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि ए एंड डी ऑप्शन में ही मैच हो रहा है। अगर हम बी ऑप्शन और सी ऑप्शन की बात करें तो ये हो गए एलिमिनेट, ठीक है। देन वी हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको कौन सा टाइप का बॉन्ड देखने को मिलेगा, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो याद कीजिए आप नॉर्मली ही अपना लॉजिक लगाइए कि हमने हाइड्रोकार्बन भी अगर आप पढ़ते हो तो जिन हाइड्रोकार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स नहीं है, यानी कि एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड बुलाते थे ना। तो यहां पर ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं फैटी एसिड की अनसैचुरेटेड फॉर्म की, तो डेफिनेटली उनके पास भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने वाला है। सो बी इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट। तो बी फर्स्ट से यहां पर सिर्फ ऑप्शन ए में मैच हो रहा है एंड इट इज नॉट बीइंग मैच्ड इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हो गया एलिमिनेट एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। बट हम यहां पर भी अपने बाकी के मैचिंग्स को कंप्लीट करने के बाद इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो देन वी हैव न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड्स में आप जानते हैं ये बनते हैं बाय द रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ बॉन्ड कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो C is going to match with second, जो कि आपको यहां देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली वी हैव पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड इज ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट ना, तो वहां आपको दो मोनोमर्स दैट इज मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक करते हुए नजर आएंगे विद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। सो D is going to match with the third. सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 23 को, दैट सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। तो बेसिकली इस ऑप्शन में आप सभी को ऑप्शन ए टू डी में कुछ पेयर दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है उस पेयर को जहां पर उनके आइटम्स इनकरेक्टली मैच्ड हैं या मिसमैच्ड हैं। सो हमारे ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एल्कलॉइड्स मैचिंग विद कोडीन, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। आपको पता है ना एल्कलॉइड्स वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और उनके एग्जांपल आपको कोडीन एंड मॉर्फिन
बताए गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोडीन करेक्टली मैच्ड है, इसलिए आप कर दीजिए इसको एलिमिनेट। वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो वहां टॉक्सिन को मैच किया गया है विद एब्रिन, दैट्स परफेक्टली करेक्ट, हेंस इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। ठीक है, देन अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, दैट इज लेक्टिन्स, लेक्टिन्स को मैच किया गया है विद कॉनकैनावलिन ए, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉनकैनावलिन ए इज अ लेक्टिन, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट बिकॉज ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो फाइनली हम लेफ्ट हो जाते हैं विद द लास्ट ऑप्शन विच इज ड्रग्स मैचिंग विद रिसिन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पर मिसमैच्ड पेयर प्रेजेंट है। बिकॉज रिसिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रिसिन एक तरीके का टॉक्सिन है, ओके, जस्ट लाइक एब्रिन। तो ये एक टॉक्सिन है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम दी प्लांट कॉल्ड रिसिनस कम्युनस। ओके, तो रिसिनस कम्युनस जिसको कि हम कॉमनली बुलाते हैं द कैस्टर। तो कैस्टर या रिसिनस कम्युनस से आपको देखने को मिलेगा कि यहां से रिसिन नाम का ये जो टॉक्सिन है वो रिलीज होता है, और रिसिन और एब्रिन बेसिकली दोनों ही टॉक्सिन हैं जो कि क्या करते हैं, सेल के अंदर जाके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, जिसकी वजह से सेल में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, तो बहुत सारी एक्टिविटी हैम्पर होने की वजह से सेल डेथ होने लगती है। सो दैट इज व्हाई रिसिन इज नॉट अ ड्रग, दैट इज अ टॉक्सिन। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 24 को, दैट सेज फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स। तो लिपिड्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है जिनके बेस पे आपको चूज करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारी, लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो। आप सभी जानते हैं कि ऐसे लिपिड जिनके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दे आर गोइंग टू बी सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर उनके पास एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी अनसैचुरेटेड। तो यहां पर ओनली सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो इट शुड हैव बीन सैचुरेटेड, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन सेकंड की, दैट सेज लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। यस, लेसिथिन जो कि यूजुअली आपको ना एग की योक में देखने को मिलता है, और अगर आप जानते हो कि लेसिथल वर्ड जो है वो योक से ही रिलेटेड होता है। ओके, सो लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, दैट्स परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि यहां पर इनके पास लिपिड के साथ साथ एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, फॉस्फोरस है फॉस्फेट ग्रुप, तो दैट फॉर्म्स अ फॉस्फोलिपिड, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है करेक्ट। ठीक है, देन वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के बारे में मैंने आपका स्ट्रक्चर भी बताया था कि ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन है, यानी कि प्रोपेन में तीनों ही कार्बन्स पे आपको 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। फिर अगर हम देखें ऑप्शन 4 को या स्टेटमेंट 4 को, दैट सेज पार्मेटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। तो पार्मेटिक एसिड नाम का जो आपको एक तरीके का लिपिड देखने को मिलेगा, उसमें आपको 20 कार्बन एटम देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो। पार्मेटिक एसिड के केस में आपको 20 कार्बन एटम्स नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि देखने को मिलते हैं 16 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। सो ये वाला ऑप्शन कर दीजिए आप एक तरह से, या फिर स्टेटमेंट को आप रॉन्ग कंसीडर कर लीजिए। देन वी हैव द फिफ्थ स्टेटमेंट दैट सेज एराकिडोनिक एसिड हैज 16 कार्बन एटम्स। क्या एराकिडोनिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स हैं? नो, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहां पर एक्चुअली प्रेजेंट है 20 कार्बन एटम्स, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ओके, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? सिर्फ सेकंड एंड थर्ड। तो हमें उस ऑप्शन को फाइंड करना है जहां पर सेकंड और थर्ड को करेक्ट बताया जा रहा है, एंड दैट इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में देखिए सेकंड एंड थर्ड को करेक्ट बताया जा रहा है। सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 जो कि है फ्रॉम नीट 2022। तो इस क्वेश्चन में आपसे अगेन बोला जा रहा है टू रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो लिपिड से रिलेटेड अगेन यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, और आपको उन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट को दिए हुए इन ऑप्शंस में से करना है फाइंड। सो हमारी पहली स्टेटमेंट है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या लेसिथिन एक तरीके का ग्लाइकोलिपिड है? नो, इट इज नॉट अ ग्लाइकोलिपिड, ये है एक फॉस्फोलिपिड। ओके, सो रिमेंबर दिस इज अ फॉस्फोलिपिड। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पोजेस वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में तो आपको सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन देखने को मिलेगा ना, व्हाई वुड यू फाइंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन? इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई।
ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी सीन इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, सो अगर हम देखें थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज जिंजरी ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, hence remains as oil in winters। तो भाई जितने भी आप इवन जिंजली ऑयल या नॉर्मल ऑयल्स की भी बात करते हैं, आई होप आप जानते होंगे जिंजली ऑयल जैसे हम सेसमे ऑयल भी बुलाते हैं, तिल का तेल, है ना। तो ये जो ऑयल है वो नॉर्मली आपको मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इसका लो होता है, दैट इज वाई ये लिक्विड ही रहता है इवन इन विंटर्स। तो ये कंडीशन आपको करेक्ट बताई जा रही है इन दिस केस। तो इसका मतलब यहां पर ये स्टेटमेंट है करेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, दैट इज लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दैट्स परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि लिपिड जो है वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट पोलैरिटी, है ना। तो पोलर नेचर इनका नहीं होता है, दैट इज व्हाई दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। बट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, तो उनमें ये डिसॉल्व हो सकते हैं बिकॉज वो भी नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी रिगार्डिंग द लिपिड्स इज गोइंग टू बी करेक्ट। वाइल अगर हम बात करें फिफ्थ स्टेटमेंट की, दैट इज व्हेन फैटी एसिड्स इज एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल, तो क्या ओके तब जब एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफाइड किया जाता है, उसके साथ एस्टर लिंकेज बनाता है, तो क्या एक मोनोग्लिसराइड बनते हैं? दैट्स परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि एक फैटी एसिड जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा तो मोनोग्लिसराइड बनेगा। तो यानी कि हमारे पास ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट को करेक्ट बता रहा है? दैट इज ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इन दिस केस। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 26 को, दैट सेज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस अ माल्टोज। तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेशन करके जुड़ जाते हैं टू फॉर्म माल्टोज। तो बोला जा रहा है इफ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर माल्टोज। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको यहां ऑप्शन दे रखे हैं बट हम बिना ऑप्शंस के पहले इसको ट्राई करते हैं। तो हमको बोला जा रहा है जो ग्लूकोज है वो एक और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म माल्टोज, और इस स्टेप में क्या हो रहा है? देयर इज गोइंग टू बी डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बोल रखा है दैट इज C6H12O6, ठीक है। तो यहां पर मैंने दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल को इस तरीके से ऐड कर दिया। तो आप देखिए यहां पर फॉर्मेशन क्या होगा। तो इनके आप सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए नंबर्स को, बट आपको हाइड्रोजन 2 रिमूव करने होंगे बिकॉज वन वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे एंड 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगा। सो प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेगा, C6 एंड C6 दोनों ऐड हो जाएंगे तो बिकम C12, isn't it? देन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो H12 एंड H12 becomes H24, बट यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में रिलीज हो गए, दैट मींस आपके पास बचे H22, ठीक है। देन वी हैव O6 प्लस O6 becomes O12, और 1 ऑक्सीजन देखिए वाटर में रिलीज हो गया, दैट मींस इट becomes O11. So the formula for maltose is C12H22O11. So here the correct option would be option A itself, जहां पर C12H22O11 को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं फाइनली हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 27, जिसमें अगेन आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के आइटम्स को करना है मैच एंड देन फाइंड करना है द करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 में आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो आपको उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को उनके करेक्ट बायोलॉजिकल फंक्शन से करना है मैच एंड देन फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो देखिए पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो लिस्ट 1 में मेंशन है दैट इज ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन बेसिकली आप जानते हैं ये एक पॉलीसैकेराइड है और ये एक स्टोरेज प्रोडक्ट है बिकॉज ये फूड स्टोर करता है इन केस ऑफ द एनिमल्स। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल है इन केस ऑफ एनिमल्स, राइट? आप सभी को याद होगा। देन अगर हम बात करें ग्लोबुलिन्स की, तो ग्लोबुलिन बेसिकली स्फेरिकल प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं। मतलब एंटीबॉडीज जो है बेसिकली वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाते हैं ना। तो यानी कि ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं दे आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि होते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। देन अगर हम बात करें स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड्स जो हैं वो आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे हार्मोन्स, है ना। तो बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइडल इन नेचर हैं, तो यहाँ पर स्टेरॉइड मैच करेगा विद द फर्स्ट। एंड लास्टली वी हैव थ्रोम्बिन, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली द सेकंड वन, दैट इज थ्रोम्बिन विल बी मैचिंग विद बायोकैटलिस्ट बिकॉज ये फैसिलिटेट करता है द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। इसलिए डी जो है वो सेकंड से मैच हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्टली मैच है। देखिए ए इज मैचिंग विथ
द फोर्थ, तो ए फोर्थ से मैच हो रहा है इन ऑप्शन बी एंड डी, इसका मतलब ए एंड सी तो हो गया एलिमिनेट। वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो देखिए ग्लोबुलिन जो है वो मैच कर रहा है विद थर्ड, तो यहां पर रिमेनिंग ऑप्शन में बी थर्ड से मैच हो रहा है इन ऑप्शन बी इटसेल्फ, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी ओवर हियर। वाइल अगर ऑप्शन डी की बात की जाए तो ये भी रॉन्ग है। ओके, देन स्टेरॉइड मैच कर रहा है विद फर्स्ट, तो देखिए सी फर्स्ट से एंड डी इज विद सेकंड, दैट इज हियर, सो दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। तो बच्चों ये तो थे द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। आई होप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में आप सभी को बहुत मजा आया होगा। अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।